हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो ये पॉडकास्ट होने वाला है हमारे भैया के साथ, अभिषेक भैया के साथ। हम लोग राहुल भैया भी बोलते हैं। तो जो आपको बायोडेटा भी अगर जानना हो तो भाई साहब बता सकते हैं। हाँ, तो हमारे भैया भी इग्नू से बीसीए और एमसीए करे हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत मतलब बीसीए करने के बाद इग्नू से या एमसीए करने के बाद क्या स्कोप है, क्या नहीं स्कोप है, कंपनी कैसा मतलब लगेगा, पैकेज क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेरी आ रहा है। तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आज हम पूछेंगे भैया से, थोड़ा परेशान करेंगे भैया को आप लोगों के लिए। बाकी ये हमको बताएंगे उसका आंसर। आप लोग को अगर पता होगा आंसर तो पता होगा, पता होने के केस में बाईपास। नेक्स्ट भैया को सारा कुछ पता है। हम आप लोग निश्चिंत रहिए, सारा कुछ का आंसर मिलेगा आप लोग को। अब बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा, इतना समझिए। हमारे लोग होते हैं ना गुरु जी को बोलते हैं ना, गुरु जी हमारे गुरु जी हैं। पूरा एकदम कंफर्ट हो जाइए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आपका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद वेलकम करने के लिए। हाँ, तो भैया आप बीसीए मतलब अपना बैकग्राउंड क्या था आपका? बैकग्राउंड एज सच तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, मतलब लाइक ट्वेल्थ कैसे किए, उसके बाद ग्रेजुएशन मतलब बीसीए एमसीए? ट्वेल्थ मेरा वैसे तो सीबीएसई से था। स्कोर ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल नहीं था, नॉर्मल ऑर्डिनरी। फिर भी अप्रोक्स बता दीजिए ताकि लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इस टाइप का। 70 समथिंग परसेंटेज, वैसे एग्जैक्ट तो थोड़ा हुआ है। उसके बाद जो है वो बीसीए इग्नू से, चूँकि कोई और ऑप्शन उनको खास दिखा नहीं, आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम हम दिए नहीं थे। क्यों नहीं दिए थे आईआईटी का एग्जाम? हर तो बच्चे को पता होता है ना कि तुम्हारा कैपेबिलिटी क्या है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जब तुमको ऑलरेडी पता हो कि आईआईटी तुम्हारा निकलने वाला नहीं है तो एग्ज़ाम देने का मतलब क्या है। तो हम आईआईटी का एग्ज़ाम तो दिए नहीं थे। AIEEE का दिए थे, कुछ खास रैंक उसमें भी नहीं था। तो हम सोचे कि चलो भाई ठीक है, इग्नू से कर लिया जाए बीसीए। तो इग्नू से बीसीए करने के बाद बहुत सारा मतलब सुनने में आ रहा है कि आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, आप इग्नू से बीसीए करके अपना कुछ जॉब नहीं मिलेगा आपको, इस टाइप का बहुत सारा भ्रांतियाँ मतलब है मार्केट में। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्या लग रहा है आपको इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक करियर बर्बाद या जॉब नहीं करने का या जॉब नहीं मिलने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि किसी भी जगह से आप कुछ भी ले लो, जब तक आपके पास जो भी डिग्री है वो डिग्री कुछ भी नहीं है, पीस ऑफ पेपर है। आपके पास जो नॉलेज है या जो इंटरव्यू आप दे सकते हैं या जैसा आपका परफॉर्मेंस है इंटरव्यू के अंदर, वो बहुत हद तक ये जस्टिफाई करेगा कि आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, इग्नू से डिग्री होने के बाद थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मार्केट में जाकर के आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, तो उस केस में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा या अच्छा जॉब नहीं मिलता है नॉल, वैसा कुछ नहीं। तो आप इग्नू से, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि इग्नू से हम बीसीए कर लिए, मान लीजिए कुछ पता नहीं रहता है क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में भी ज़्यादा, कब एग्ज़ाम आ रहा है, कब असाइनमेंट जमा करना है, इस सब के बारे में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को। तो वो चाहते हैं कि अब एमसीए कहीं और अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कर लिया जाए। तो ये सही रहेगा कि एमसीए किसी प्राइवेट कॉलेज से किया जाए, या फिर ये सही रहेगा कि इग्नू से ही अब दोबारा एमसीए किया जाए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा फिजिबिलिटी है। अगर सपोज़ कि आपको इग्नू से बीसीए करने के बाद कहीं अच्छे जगह पे एमसीए करने का ऑप्शन मिल रहा है या रेगुलर से एमसीए करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। बट ट्रेड ऑफ ये है कि अगर आप नॉर्मल जगह से एमसीए करते हैं तो आपको 3 साल लगेगा। इग्नू के केस में या कंटिन्यूटी के केस में आपका चूँकि इंटीग्रेटेड हो जाता है तो 1 साल आपके लाइफ का बचता है। अब डिसाइड आपको करना है कि जो 1 साल बचा करके आपको 1 साल स्ट्रगल में लगाना है, या फिर वो 1 साल कहीं और लगा करके आपको कैंपस प्लेसमेंट या कुछ रेफरेंस या एलुमिनाई के थ्रू आपको जल्दी जॉब चाहिए। अगर खुद के ऊपर भरोसा है तो 1 साल बचा लो यार, 1 साल बच के तो तुम। तो अब देखिए, बीसीए से करने के बाद लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कैसे पढ़ा जाए। लोग बहुत सारे असाइनमेंट में आए तो असाइनमेंट में ही बच्चे लगे रह जाते हैं, महीने 2 महीने लगातार। तो एक पर्टिकुलर कोई वे होना चाहिए जो मतलब आपको ज़्यादा आइडिया होगा इसके बारे में, क्योंकि आपने मतलब अच्छे से करा है। और बच्चों लोग को ये लगता है कि बैक बहुत ज़्यादा लगता है इग्नू से। तो क्या ये सच्चाई है? मतलब इसमें कितना सच्चाई है? देखो, मेरे हिसाब से अगर जहाँ तक भी असाइनमेंट या सपोज़ कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स का बात है, बैक लगना ठीक है। मतलब अगर आंसर तुम लिखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुमको बैक लगा देगा। अगर तुम सब कुछ 100% सही लिख रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी है, किसी को तुमसे दुश्मनी है नहीं और इग्नू में कोई तुमको पहचानता वैसे भी नहीं है, तो बैक लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ,
लेकिन अगर ये बात है कि नंबर कम आते हैं या बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, तो अच्छी बात है ना यार, नंबर लेकर के क्या करना है, तुमको जो नॉलेज जानना है वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा नंबर कम भी हो और तुम बाकियों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में कोई तुम्हारा नंबर देख करके तुमको तुम्हारा जॉब रिजेक्ट नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग को लगता है कि इग्नू का भी मतलब सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारा पतला बुक है, तो उसमें मैच्योरिटी नहीं होगा उस लेवल का। तो इसके बारे में क्या लगता है आपको, स्टडी मटेरियल के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? जब हम लोग 10th में होते हैं ना, तो एक सिंपल सा बुक होता है NCERT का ना, पतला सा, और मोटा मोटा बुक आता है किसी प्रदीप का, कभी RS अग्रवाल का, कभी एंड ऑल मैथमेटिक्स वगैरह का। बेस में उतना ही होता है, ठीक है, नॉलेज तुमको उतना ही चाहिए। अब उस नॉलेज को तुम कितना वास्ट पढ़ सकते हो या कितना मोटे किताब से पढ़ सकते हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। इग्नू का बुक जो है वो बहुत कॉन्साइज और बहुत बहुत टू द पॉइंट आंसर होता है। बाकी तुम उसको जितना ब्रॉड लेना चाहो, अगर तुमको कोई बोलता है कि राम आम खाता है, उसको अगर तुम ऐसा करना चाहते हो कि ठीक है, राम जो है वो, राम के घर के बगल में जंगल है, जंगल में राम जाता है, फिर आम का पेड़ देखता है, लास्ट में राम आम खाता है, एट द एंड ऑफ द डे राम आम खा रहा है, बस बात खत्म। तो मतलब मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है उनके बुक में? हाँ, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बस तुमको समझना पड़ेगा कि तुम उस चीज़ को कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हो। अगर तुम इजीली ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली रेफरेंस मटेरियल या कहीं और से जो भी एजुकेशनल मटेरियल तुमको मिलता है वो तुम्हें सपोर्ट के एज अ सपोर्ट काम करेगा। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कोई बच्चा BCA में है, MCA में है, तो उसको क्या करना चाहिए, अब एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए अपना सब्जेक्ट के अलावा, कि उसको जल्दी से जल्दी जॉब ग्रैब कर पाए? मेरे हिसाब से जॉब ग्रैब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना सोच के कि क्या जॉब करना है, कैसे जॉब करना है, क्या करना है, बेसिक्स को कंट्रोल करो। जैसे जो सिंपल चीज़ें हैं, स्ट्रिंग्स हैं या कुछ भी, अगर तुम्हारा प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट है या जो एकदम एब्सोल्यूट बेसिक चीज़ें हैं, वो ग्रैब करो। क्योंकि कोई भी इंसान जब तुमको पहला जॉब दे रहा होता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि तुम आओगे और तुम पूरे कंपनी का कोड बेस चेंज कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, बाकी तुम कंपनी में जाओगे तो उसके हिसाब से जैसे जो होता है वो डिसाइड हो जाता है। और एक चीज़ और, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जॉब कहाँ से ढूंढे, का क्या प्लेटफॉर्म है उसका, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ पे एक्टिव होना पड़ेगा हमको जॉब ढूंढने के लिए? एज अ फ्रेशर जो भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, जैसे Naukri.com हो गया, Monster हो गया, या बाकी जो भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए तो वही रिकमेंडेड है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आगे लिंक्डइन या कोई दूसरा जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो यूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो तुम्हारे सीनियर हैं या जो ऑलरेडी उस जगह से पढ़ के निकल चुके हैं, सीनियर एज इनकी कोई बीटेक वाला बंदा तो शायद ही तुमको कोई रेफरेंस दे पाए, बट अगर तुम्हारे नेटवर्क में कोई सीनियर है जो ऑलरेडी इग्नू से गया है या उन प्रॉब्लम्स को फेस करके गया है, तो शायद रेफरेंस काम आ। तो ये नेटवर्क कहाँ से बनाए, मतलब कोई एक साइट होगा प्रॉपर इस टाइप का जो जहाँ से हम अपने सीनियर से बात कर पाएँ? मैं तो बोलूँगा कि या तो लिंक्डइन सर्च कर लो, मोस्टली जो लोग प्रोफेशनल हैं उनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होता ही है। उसके अलावा अगर तुम्हारे कॉलेज में जैसे सपोज करो कि तुम एडमिशन लोगे तो उसी दिन तो तुम पास आउट हो नहीं रहे हो, तुम्हारे पास 3 साल का टाइम है, तो 3 साल सीनियर जो लड़का है, जब तुम लास्ट ईयर में जाओगे उससे पहले वो 3 साल ज़िंदगी का स्ट्रगल कर चुका होगा, वो 3 साल जॉब सर्च कर चुका होगा, क्योंकि नौकरी उसको भी चाहिए। तो वो भी तुम्हारा एज अ रेफरेंस मटेरियल काम करेगा कि भाई सामने वाला से कांटेक्ट जो भी है, तुम्हारा सीनियर से कोई कांटेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे सीनियर काम है, बट काम आ जाएगा। मतलब ट्राई करना चाहिए, हाथ पैर जो भांजते हैं जहाँ भी। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऑलरेडी बना बनाया सिस्टम नहीं है ना कॉलेज का, या एलुमिनाई का कोई तुम्हारे पास बना बनाया सिस्टम नहीं है, तो जहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो जिसको रेफरेंस, और कोल्ड ईमेल भी कभी कभी काम कर जाता है। तुम सिंपल ईमेल किसी को लिखे, सामने वाले को लगा कि बंदा सीरियस है नौकरी के लिए, तो ठीक है यार, मिल जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और जैसे कि बहुत सारे मतलब स्टार्टिंग में सबको स्ट्रगल जब ज़्यादा करता है, कब जब स्टार्टिंग में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में है BCA में या फिर MCA में, तो उन लोग को ये मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं। DSL मतलब कोई भी वीडियो देखें, मोटिवेटेड हुए, DSL को पढ़ने लगे, HTML पढ़ने लगे, CSS, बूटस्ट्रैप, नोड, बहुत सारी चीज़ में, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में क्या एक पैटर्न होना चाहिए, वो आप पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जब स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो उस समय ना एनर्जी होता है बहुत कि अरे यार हम तो बहुत आगे करने वाला है, मुझे ऐसे करना है, दुनिया में ऐसे कंपटीशन है, वैसे कंपटीशन है, जो अभी से ही अगर हम कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। बट होता ये है कि जो चीज़ तुम्हारे बुक में है ना, अगर तुमने बेसिक पढ़ाई नहीं है और तुम सोच रहे हो कि आज हम जा कर के बहुत बढ़िया किसी जो बंदा बीटेक करके गया उससे कॉम्पीट करने जाएंगे, तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तुमसे ज़्यादा बुक्स का नॉलेज है। तो जो तुम्हारे पास है
उसको पढ़ो पहले, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो जो भी ज़्यादा कर सकते हो, कुछ भी जो कर सकते हो करो, लेकिन जो बेसिक्स है, जो नॉर्मल चीज़ें उनको पहले समझो, बाद में तुम किसी और चीज़ पे जाओ। और ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा बहुत अच्छा करता है वही बहुत अच्छा करता है, जिसके पास कंसिस्टेंसी होता है वो सबसे आगे जाता है। तो आपको मतलब बीसीए में क्या क्या स्ट्रगल लगा? बीसीए करें आपने, मतलब बीसीए करा है इग्नू से, तो स्ट्रगल मिला होगा, एमसीए भी आपने करा है, स्ट्रगल मिला होगा, बैकलॉग लगा होगा, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? बैकलॉग अगर लगता है जैसे कि, उससे कैसे ओवरकम किया जाए? बहुत लोग मतलब परेशान हो जाते हैं कि अब बैक लग गया, अब क्या करें? अब जहाँ तक बैकलॉग का सवाल है, मैक्सिमम जो बैकलॉग्स होते हैं वह या तो ऐसे होंगे कि तुमने उस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिया है तो बैकलॉग लगेगा। मतलब 100% अगर सही लिखा है तो 40 नंबर तो कोई दे ही देगा ना यार। हाँ। अगर किसी चीज़ में कोई टॉपिक ऐसा है तुमको पसंद नहीं है, उसमें बैकलॉग लग गया है, कुछ भी हो गया, तो एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा दे दो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई ट्रेन छूट रहा है, तुम्हारा बैकलॉग लग गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, अगला एग्ज़ाम में दोबारा दो, निकल जाओ, ख़त्म। कोई पलट के नहीं देखने जाएगा तुम 2 बार में निकाले हो, 3 बार में निकाले हो, निकाल लिए, ख़त्म, बस बात वही ख़त्म हो जाती है। और बीसीए में एक बहुत सारे लोग को लगता है कि प्रोजेक्ट क्या है, बहुत भारी चीज़ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे उनसे पैसा भी लिया जाता है प्रोजेक्ट के नाम पे कि हम प्रोजेक्ट बनाना सिखलाएंगे आपको, इतना बना देंगे आपको, कॉपी पेस्ट करने का, बस ये जो होता है एक नॉर्मल है। इसके बारे में क्या करना चाहिए आप लोग? मतलब क्या आदमी को खुद से बनाना चाहिए? मतलब क्या प्रोसेस क्या है, कैसे सीखे, कैसे बनाए? देखो, पुराना टर्मिनोलॉजी है मेरा, ठीक है, और तुमको भी बोले थे कि बैसाखी का अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो मिले, जहाँ से मिले, जिधर से मिले कॉपी कर लो। बैसाखी नहीं चाहिए, लड़खड़ाओ, गिरो, टूटो, उठो, प्रोजेक्ट खुद से बनाओ, सही बनाओ, गलत बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से बनाने में कुछ ना कुछ तो सीखोगे। मेरे को अभी भी ऐसे ही याद है कि भैया के पास हम गए थे, पहला बार हम मिले थे, तो भैया से पूछे थे कि भैया कोचिंग कर ले, क्लास कर ले, तो भैया बोले थे बैसाखी पकड़ के चलने का मन है तो कोचिंग कर लो, और अपने पैर पे चलने का मन है तो कोचिंग नहीं करो। बहुत सारा स्ट्रगल आया था, लेकिन उसके बाद भैया फिर ओवरकम करवाए हैं बहुत सारा चीज़। बहुत मज़ा आया, मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों का लाइफ। बीसीए इग्नू से करने के बाद आदमी क्या सीखता है नया लाइफ में, अपनी लाइफ में? सबसे पहला चीज़ जो तुम सीखोगे, या कोई भी सीखता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि तुम्हारा प्रॉब्लम कोई और सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल जो सही। तुम्हारा प्रॉब्लम है तुमको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे अच्छे से करो, बुरे से करो, जैसे भी करो। और ये आदत लाइफ लॉन्ग रहेगी तुम्हारे साथ कि तुम सारे प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करोगे, और फिर तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और वो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। तो ये सबसे पहला सीख और सबसे अंतिम सीख होगा ज़िंदगी का। बहुत अच्छी बात भैया। भाई एक चीज़, अब मतलब कि अब तो सब लोग को कुछ ओवरव्यू मिल गया, अब थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या किए बीसीए के बाद, क्या एमसीए के बाद, और क्या जॉब के रिगार्डिंग, ताकि इन लोग को इंटरेस्ट आ रहा है उसी चीज़ में। मतलब सबसे मेन है कि इन लोग को मज़ा आ रहा है सुनने में कि हाँ पैसा कितना मिलेगा भैया, कितना का पैकेज हम लोग उठा सकते हैं, फोड़ सकते हैं, इस टाइप का। तो एक ओवरव्यू पूरा अगर नहीं होता ना कि हाँ इतना नहीं, हम ये एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, लेकिन एक घुमा फिरा का थोड़ा आदमी को लग जाए कि हाँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाए इन लोगों को। देखो, पैसे के लिए सबसे पहला बात तो कोई भी काम करना नहीं चाहिए। काम तब करो जब तुमको किसी काम में इंटरेस्ट हो। तुमको अगर उस काम को करने में मज़ा आ रहा है तो फिर पैसा कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर बात सिर्फ पैसे की है, और ऑब्वियस सी बात है, मनी माइंडेड दुनिया है तो पैसा तो चाहिए ही, तो बात अगर सिर्फ पैसे की है तो इग्नू से भी करके, अब ये इसको हंसी आ रहा है वो छोड़ दो, इग्नू से भी करके तुम अच्छी जगह पे जा सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। और बाकी जगह से लोग जो बीटेक करके आते हैं या एमटेक करके आते हैं, इवन मैंने खुद अपनी लाइफ में एनआईटीएंस को रिजेक्ट किया इंटरव्यू में। तो मतलब इग्नू से बीसीए और एमसीए करने के बाद एनआईटीएन को, जिसने एनआईटी करा है, क्रैक करा है, उसको इंटरव्यू में रिजेक्ट करा है इन्होंने। डिपेंड करता है, सामने वाला बंदा जस्ट बिकॉज कि एनआईटी से था उसको जॉब तो मिल नहीं सकता ना। तो मतलब कॉलेज डजंट मैटर। ऑब्वियसली कॉलेज डज मैटर, बिकॉज तुमको उस हिसाब से रेफरेंस मिलेगा या उसके हिसाब से जल्दी जॉब मिल जाएगा। बट अगर तुम सीख सकते हो और मेहनत कर सकते हो तो फिर कॉलेज डजंट मैटर। मतलब कॉलेज डजंट मैटर मोर देन नॉलेज, काइंड ऑफ। तो अब नॉर्मल आते हैं कि क्या सैलरी स्टार्टिंग आपने कितना पे करा था? एक स्टार्टिंग तो बता ही सकते हैं, उसमें कैसा कंपनी था, कोई एमएनसी था, कोई छोटा स्टार्टअप था, क्या था स्टार्टिंग? जब मेरा स्टार्टिंग जॉब इंटरव्यू का जब मैंने देना शुरू किया था, आई थिंक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे इंटरव्यू निकालने के बाद मैंने रिजेक्ट भी करा है अपने एंड से, सामने वाले के एंड से नहीं। मैंने मोबीक्विक को रिजेक्ट करा, मैंने और भी कंपनीज थी जो PHP वगैरह, तो मैंने रिजेक्ट करा है। जो मैंने स्टार्ट करा था वो मेरा
4.7 के अराउंड मेरा LPA पैकेज था, जो मैंने पहला जॉब जो मेरा था। अब फिर आगे तो बस वही है, एक्सपीरियंस के ऊपर आगे जहाँ जा सकते हो जा सकते हो। मतलब कितना जा सकता है एक मतलब इन लोग को मोटा मोटी जानना होता होगा कि कितना जा सकते हैं भैया, मतलब इस टाइप के माइंड में आ रहा होगा बहुत लोगों को कि भैया हम कितना जा सकते हैं, 4.5 6 10, एक माइंडसेट बनाना इन लोगों को माइंड में आ जाए ना, तो माइंडसेट ओके। मैंने बोला NITN को रिजेक्ट करा, राइट? तो NITN का अगर देखा जाए तो नॉर्मल बेस पैकेज बोलते हैं वो लोग कि 12-15 तो आराम से लग जाता है, ठीक है, और उसको मैंने रिजेक्ट करा है इंटरव्यू में। तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि फिर तुम्हारा पोजीशन क्या है, कैसे है उसके ऊपर। तो अप्रॉक्स मान लो, ठीक है, बीटेक वालों की जो सैलरी होती है ना, उससे बेटर सैलरी तुम जा सकते हो अगर तुम मेहनत करो और अगर तुम अच्छा करो तो। बाकी कितना जाओगे वो तुम्हारे कैपेबिलिटी के ऊपर। तो मतलब आप लोग को सीधा मोटा मोटी समझ गए कि 12-15 कुछ नहीं है, वो सब नीचे रह जाएगा आपके। अगर आपके मेहनत मतलब आपका मेहनत बहुत अच्छा है तो 12-15 आपको नीचे लगेगा, यही समझ जाइए, ओवरऑल यही है। हाँ, मतलब अगर मेहनत कर सकते हो तो हाँ। वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब मेहनत में क्या है, आप भागिए ना, अकेले भागिए, कोई पीछे नहीं है। आप पीछे के बहुत है, आपका कंपटीशन बीटेक वाले हैं, बीटेक वाले बहुत ज़्यादा कंपटीशन देंगे। हमें एक ही सीट चाहिए ना। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जगह पे तुम्हें बस एक सीट चाहिए, तुम बस एक सीट के लिए फाइट कर रहे हो। तो जब तक तुम एक सीट में बाकी जो 150 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो फिर तुम जो चाहो मांग सकते हो सामने वाले से। तो मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे सैलरी, और मतलब धीरे धीरे और कभी भैया से मिलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि कैसे सैलरी को निगोशिएट करके आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से कंपनी को स्विच करा जाता है, क्या स्ट्रैटेजी बनाना होता है, रिज्यूम में क्या क्या जरूरी होता है, इस तरीके से और बात करेंगे हम लोग भैया से जब भी मिलने का मौका मिलेगा भैया से। अभी तो भैया को पकड़ लिया है हम ज़बरदस्ती। तो अभी तब तक के लिए थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, कमेंट करें, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। और हाँ, आप लोग के लिए मतलब एडवांस में हैप्पी दिवाली पहले बोल दे रहे हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने गाँव, घर जाएंगे, भैया रहेंगे यहीं लेकिन हम जाएंगे घर थोड़ा इसमें, इसलिए मैं पहले मतलब वीडियो आए अगर ना आए तो ये वीडियो हैप्पी दिवाली के लिए आप लोग लीजिएगा एक तरह से, उसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।